बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ अब्दुल रहमान। आज हम बात करेंगे टेंसेस की। तो टेंसेस समझने के लिए हमने पहले ना टेंस की सेंस को समझना है। बेसिकली टेंस जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, एक टाइम से और दूसरा वर्क स्टेटस से। कि अगर कोई भी सेंटेंस लिखा है तो उसको पढ़ के हमें पता चले एक वो किस टाइम की बात कर रहा है और उसका स्टेटस क्या है। क्या वो जो काम है या वो जो बात है वो कंप्लीट हो चुकी है या अभी कंटिन्यू है, ठीक है, या अभी उसने मुकम्मल होना है, या अगर वो कंटिन्यू है तो कितने टाइम से कंटिन्यू है। तो बेसिकली हमारे पास क्या है कि टाइम और वर्क के हम जो कम्बिनेशन को टेंस कह रहे हैं, जिसमें टाइप्स ऑफ टाइम क्या है हमारे पास, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जिससे आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं। उसके बाद अगर हम वर्क स्टेटस की बात करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल 4 वर्क स्टेटसेस हैं, जैसे कि इंडेफिनेट। डेफिनेट होता है कि एक बात को आपने क्लियर कर दिया। इनडेफिनेट एक बात क्लियर नहीं है आपकी। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं खाना खाता हूँ, अब वो मैंने क्लियर, ये एक बात क्लियर नहीं है कि क्या वो मैंने अभी खाना खा लिया है या मैं अभी भी खाना खा रहा हूँ या मैं कब से खाना खा रहा हूँ। तो एक तरह की मैंने एक इनडेफिनेट बात की है, ठीक है। कंटिन्यू है कि वो जो काम, वो बात जो मैं कर रहा हूँ वो कंटिन्यू है। जैसे मैं कहता हूँ कि पंखा चल रहा है, ठीक है, तो जो पंखा है वो कंटिन्यू है, ठीक है। वो ऐसा काम है जो ना ही ख़त्म हुआ है, ना ही मैंने एक तरह की इन्फॉर्मेशन को अनक्लियर किया है। वो एक काम है जो चल रहा है। तो आप भी एक पल के लिए अपने आसपास नज़र दौड़ाएं और नोट करें कि जो मैं बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ वो आपके आसपास कैसे हैं और किस तरह हैं। जैसे धड़कन चल रही है, तो धड़कनें चल रही हैं ना, रुकी नहीं है, चल रही हैं, ठीक है। तो एक ये वर्क का स्टेटस हो गया। अब परफेक्ट एक स्टेटस है वर्क का। जैसे कि कोई काम कंप्लीट हो गया है तो हम कहते हैं परफेक्ट, ये काम कंप्लीट हो गया है। मैंने खाना खा लिया मीन्स कि मैं ये अपना काम फिनिश कर चुका हूँ। या इसी बात को हम कुछ इस तरह भी कह सकते हैं कि मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। तो मैंने अपना काम कर लिया मीन्स कि मैंने एक काम को कंप्लीट कर दिया, वो परफेक्ट हो गया। या मैं अपना काम कर चुका हूँ। और इसके बाद इस एक स्टेटस है वर्क का, जैसे जिसे हम कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यू। कंटिन्यू और परफेक्ट कंटिन्यू में इतना डिफरेंस है। जब हम कंटिन्यू की बात करते हैं तो हम कहते हैं काम कंटिन्यू है, हो रहा है। लेकिन हम परफेक्ट कंटिन्यू की बात कर रहे हैं तो हम उसको और डिटेल में बताते हैं कि ये काम कब से हो रहा है, क्लियर करते हैं कि ये काम 4 घंटे, पंखा 4 घंटे से चल रहा है। इसमें मैंने टाइम को बता दिया कि एक तो काम हो रहा है लेकिन वो 4 घंटे से हो रहा है, ठीक है। तो जैसे हम किसी टाइम का बता देते हैं, दिनों का बता देते हैं, तो परफेक्ट कंटिन्यू में बेसिकली हम उसको एक स्केड्यूल दे देते हैं, किस टाइम से ये चल रहा है, वक्त उसके साथ, पीरियड उसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे जो 12 टेंसेज हैं, अगर देखा जाए तो दो चीज़ों से मिलकर बने। एक टाइम से, जो टाइम की टाइप्स हैं 3, परफेक्ट, पास्ट, कंटिन्यू, सॉरी, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और जो हमारे वर्क स्टेटस है वो 4 है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तब भी ये 4 वर्क्स हैं, मतलब कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यू, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अगर हम पास्ट की बात करें तब भी ये 4 काम ही हो रहे हैं। पास्ट में भी एक इंडेफिनिट बात हो रही है, पास्ट में भी कंटिन्यू बात हो रही है, पास्ट में भी परफेक्ट बात हो रही है, पास्ट में भी परफेक्ट कंटिन्यू बात हो रही है। फिर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में भी यही काम हो रहे हैं। तो बेसिकली ये 4 काम 3 ज़मानों से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 12 हो जाते हैं। तो हम कहते हैं ये 12 टेंसेस हैं। तो आप एक बेसिक थीम समझ चुके हैं कि हो क्या रहा है यहाँ पे। अब हमने देखना है कि यार हम कैसे रिकॉग्नाइज करें कि एक सेंटेंस लिखा है या हमने लिखना है, तो मेरे सेंटेंस में कौन सी ऐसी बात होगी जो बता देगी कि ये जो इसका टाइम क्या है, इसका क्या ये प्रेजेंट की बात है, पास्ट की बात है, फ्यूचर की बात है। तो यहाँ पे मैंने कुछ हेल्पिंग वर्ब्स लिखे हैं कि किसी भी सेंटेंस में अगर इज, एम, आर या
हैज़, हैव या हैज़ बीन, हैव बीन ये यूज़ हो रहे हैं ना, तो ये कंफर्म बात है वो बंदा प्रेजेंट की बात कर रहा है। कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। आप अपने साथ में अखबार उठाएं, कोई बुक उठाएं, उसमें अगर ये हेल्पिंग वर्ब्स आ रहे हैं तो वो प्रेजेंट की बात कर रहा है। ठीक है जी। इसी तरह अगर हमने अंदाज़ा करना है कि पास्ट में ये सेंटेंस लिखा हुआ है, उसमें डिड कहीं यूज़ हो गया, या वाज वर यूज़ हो गया, या हैड यूज़ हो गया, या हैड बीन यूज़ हो गया, तो क्या हो रहा है? वो पास्ट की बात हो रही है। इन वर्ड्स के अलावा कोई वर्ड्स आके आपको पास्ट की बात नहीं कर रहे होंगे तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक है, इसको हमने रट्टा नहीं मारना। मैंने आपको पूरी कोशिश करवानी के बजाय कि आप वो ता है, ती है, चुका है, चुकी है, इन लफ्ज़ों की बजाय हम इसको इसकी सेंस समझें, इसका कॉन्सेप्ट समझें, इसकी रूह समझें। अभी हमने फ्यूचर को कैसे रिकॉग्नाइज करना है? किसी सेंटेंस में विल, शैल, या विल बी, शैल बी, या विल हैव, शैल हैव, या विल हैव बीन, शैल हैव बीन आ रहा है, तो कंफर्म बात है वो फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक हो गया। अब आपको यहाँ तक इतना पता चल गया कि यार इन हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है कि ये प्रेजेंट की बात है। अब आपको टाइम की सेंस होगी, टाइम का समझ आ गया कि इन हेल्पिंग वर्ब्स को यूज़ करने से प्रेजेंट हो जाता है, इनको यूज़ करने से पास्ट हो जाता है, इनको यूज़ करने से फ्यूचर हो जाता है। पर मैंने शुरू में एक बात की थी कि हमारा सेंटेंस जो भी बात कर रहा होता है उसमें दो चीज़ें लाजमी बता रहा होता है, या ज़्यादातर बता रहा होता है कि एक टाइम, कि वो बात किस टाइम की है, दूसरा उसमें वो बात का स्टेटस क्या है, उस काम का स्टेटस क्या है, वो क्या हो गया या हो रहा है, या एक सिर्फ इंफॉर्मेशन थी, या वो कब से हो रहा है। अब हमने टाइम को तो समझ लिया, पर काम के स्टेटस को कैसे समझेंगे? काम के स्टेटस को, ठीक है, बेसिकली ये है हमारा उसको समझने के लिए कि अगर वो बात इनडेफिनेट है, ठीक है, इनडेफिनेट है, तो वो उस वहाँ पे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर देंगे। वर्ब क्या होता है? हमारा जो काम हो रहा होता है, ठीक है। वर्ब एक ऐसा वर्ड है जो उसको ज़ाहिर करता है हमारे काम को। जैसे मैं कहता हूँ रीड, पढ़ना, ये काम, पढ़ने का काम हो रहा है। ईट, खाना, खाने का काम हो रहा है। ये सारे वर्ब्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी। तो हमारे इंडेफिनेट, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट में आए, चाहे पास्ट में आए, चाहे फ्यूचर में आए, वहाँ अगर आप वर्ड की फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर गए हैं ना, इसका मतलब है कि आपने इंडेफिनेट बात कर दी है। ठीक है, जिसको मैंने कहा कि एक अनक्लियर सी बात है। ये अनक्लियर की बात हो सकती है, किसी तरह का आपकी कोई आदत हो सकती है कि मैं सिगरेट पीता हूँ। आप एक तरह की अपनी आदत बता रहे हैं, मैं सिगरेट पीता हूँ, ठीक है, मैं रोज़ाना शाम को पार्क जाता हूँ। मैं चाहूँगा कि आप साथ में ना अपने पास कोई नोट्स ओपन कर लें, या कोई रजिस्टर रख लें जहाँ पे आप इसको साथ साथ नोट करते जाएं। ये बातें बड़ी ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी ख्वाहिश थी आज तक कि मुझे सारे के सारे टेंसेस अच्छे से आ जाएं, तो आज इंशाल्लाह वो पूरी होने वाली है। तो मैं इंडेफिनिट की बात कर रहा था, इसमें या तो हम फितरत की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे दी स्नेक बाइट्स मैन, ठीक है, कि सांप का आदमी को काटता है। मदर्स लव देयर चिल्ड्रन, माएँ बच्चों को अपने बच्चों को प्यार करती हैं। ठीक है, तो एक आदत को बताया जा रहा है। वैसे जो किताबों में रट्टा मारने के लिए आपको बता दिया जाता है कि ता है, ती है, ते हैं, आ रहा होता है, लेकिन आपने इसको समझना है कि ऐसी बात है जो थोड़ी सी अनक्लियर है, या कोई फितरत की बात हो रही है, या कोई तारीख की बात हो रही है, या कोई आदत बताई जा रही है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि वो काम कंप्लीट हुआ है, या हो रहा है, या कब से हो रहा है। इसमें ये बात नहीं की जाती। तो वह आपकी फर्स्ट फॉर्म बता देती है कि यार ये इंडेफिनेट बात है। और जहाँ बात होती है ना कंटिन्यूटी की, कि पंखा चल रहा है, ठीक है, आयशा पढ़ रही है, रशीद खेल रहा है, काम के होने की बात कर रहे हैं, तो उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो बात कंटिन्यूटी में चली जाती है। ठीक है, जैसे मैं कहता हूँ आई रीड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड,
इंडेफिनिट बात है, मैं पढ़ता हूँ। आई रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग, ठीक है, आई एम रीडिंग में पढ़ रहा हूँ। वो आई एन जी लगाने से वो चीज़ कंटिन्यूटी में चलेगी। अभी आपको याद रखना है कि आई एन जी से लगने से एक चीज़ कंटिन्यूटी में आती है, जैसे सांसें आ जाती ना, ये समझ लें आई एन जी दिल है, जिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ जुड़ेगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यू हो जाएगी, नहीं जुड़ेगा तो वहीं पे रुक जाएगी, ठीक है। तो ऐसे काम की परफेक्शन जब उसी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है किसी सेंटेंस में, तो बता रही होती है कि ये काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इसको टेंसेस को समझने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म को याद करना पड़ेगा। जैसे कि अगर ऐड एक वर्ब है तो उसके साथ उसका सेकंड फॉर्म है एडिड, थर्ड फॉर्म है एडिड। अलाउ एक वर्ड है, उसकी फर्स्ट फॉर्म अलाउ है, सेकंड फॉर्म अलाउड है, थर्ड फॉर्म अलाउड है, ठीक है। एम, वाज, बीन, अरेज, अरोज, अरेजन, आस्क, आस्क्ड, बेयर, बोर, बोर्न, बीट, बीटन। तो ये सारी आपको फॉर्म्स याद करनी पड़ेंगी, और मैं एक अलग से एक वीडियो भी बना दूंगा जहाँ पे मैं इसका एक ट्रिक बता दूंगा कैसे इसको याद करते हैं, ठीक है। बहरहाल मैंने यहाँ पे एक आप जो अभी पिक्चर देख रहे हैं इसमें मैंने क्लियर कर दिया है कि प्रेजेंट में जो हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं डू, डज, इज, एम, आर, हैज़, हैव, ये बता देते हैं कि ये बात प्रेजेंट में कर रहा है। उसी के साथ इंडेफिनेट लगा देंगे, पता चलेगा प्रेजेंट में इंडेफिनेट की बात कर रहा है। उसी के साथ आप कंटिन्यू की बात लगा देंगे, प्रेजेंट में कंटिन्यू की बात कर रहे हैं। उसी के साथ हेल्पिंग वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, पता चलेगा कि ये प्रेजेंट में ऐसे काम की बात कर रहा है जो कंप्लीट हो गया। और इसी तरह पास्ट में कि मैं हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते साथ में वर्ब फास्ट की फर्स्ट फॉर्म लगाते पता चलता है कि पास्ट में कोई इंडेफिनिट बात कर रहा है। और पास्ट में जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हो तो पता चलता है कि ये पास्ट में कोई बात काम चल रहा था, ठीक है। और जब उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हो तो पता चलता है कि पास्ट में वो काम कंप्लीट हो गया था, ठीक है। और फ्यूचर के लिए आप विल शैल लगाते हो, विल शैल के साथ जैसे ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो तो पता चलता है कि वो फ्यूचर में कोई ऐसी बात हो जा रही है जो इंडेफिनेट है। और फ्यूचर के विल शैल के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हो पता चलता है कि फ्यूचर में कैसी बात हो रही है जो कंटिन्यू हो रही होगी, ठीक है, जो चलेगी। और जब विल शैल के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो पता चलता है कि फ्यूचर में ये काम हो चुका होगा, कंप्लीट हो चुका होगा, ठीक है। तो हमने अभी तक इसको समझा। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज वर्क स्टेटस, उसको हमने देख लिया कि जो हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स है वो हमें हेल्प करती हैं बेसिकली रिकॉग्नाइज करने के वर्क का स्टेटस क्या है। इंडेफिनेट में हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, कंटिन्यू में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ कर रहे हैं, और परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। सॉरी, कंटिन्यू में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ कर रहे हैं, और परफेक्ट में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। और एक हमारे पास टेंस था परफेक्ट कंटिन्यू, इसमें भी वर्ब की जैसे कंटिन्यू टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी ही है। लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि परफेक्ट कंटिन्यू में हम थोड़ा सा स्केड्यूल कर देते हैं कि वो काम अगर हो रहा है तो कब से हो रहा है, तो उसके लिए हम सिंस फॉर यूज़ करते हैं, बताते हैं कि कितने टाइम से हो रहा है। इसका यूज़ आगे मैं फर्दर टेंसेस में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अभी आपने मेरे राइट साइड पे एक पिक्चर रखी, इस पे गौर करना है। पिक्चर क्या कह रही है कि इधर मैंने सारा वो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, मैंने कहा था प्रेजेंट में इन हेल्पिंग वर्ब से अलावा कोई यूज़ नहीं होगा, ठीक है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ होगी, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो हम जब जुमलों की बात करते हैं, सेंटेंसेस की बात करते हैं किसी भी टेंस में, तो तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं आमतौर पे। कि एक सेंटेंस आपका अफर्मेटिव होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, मैं खाना खाता हूँ, पॉजिटिव बात है। एक आपका सेंटेंस होता है नेगेटिव कि मैं खाना नहीं खाता हूँ, ठीक है। एक आपका सेंटेंस होता है इंटेरोगेटिव कि जिसमें आप क्वेश्चन करते हैं क्या मैं खाना खाता हूँ। और एक आपका क्वेश्चन होता है डबल इंटेरोगेटिव कि क्वेश्चन को आप इस तरह से पूछते हैं कि वो क्वेश्चन डिटेल में आप आंसर मांग रहे होते हैं। खैर उसमें आगे हम फर्दर बात करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट को रखते हैं। और क्योंकि मैंने बताया था कि इंडेफिनेट है तो इंडेफिनेट में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होती है, फर्स्ट फॉर्म।
प्लस उसमें हम एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं, प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। अब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ फेमिलियर हैं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है इसको समझना है। सब्जेक्ट, ठीक है, जो काम कर रहा होता है। ऑब्जेक्ट, जिस पे काम हो रहा होता है। मीन्स कि आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट हैं, लैपटॉप ऑब्जेक्ट है। जो काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। उसको बेशक हम नेम से पुकारें कि असलम, रिदा, हलीमा, ठीक है, या फिर उसको हम प्रोनाउन से कॉल करें, जैसे ही, शी, इट, दे, वी आर, वी, यू, ठीक है। तो सब्जेक्ट का आप समझ चुके हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का समझ चुके हैं। एस या एस का इजाफा करते हैं किसके साथ? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ही गोज होम, अब ही क्या है? सब्जेक्ट है। होम क्या? ऑब्जेक्ट है। वर्ब गो क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये ई एस का इजाफा हमें करना पड़ा, ये इंडेफिनेट में हमें करना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में। ही गोज होम, ठीक है जी। शी गोज होम, वो घर जाता है, वो घर जाती है। इट गोज होम, आई गो होम। दे गो होम, वी गो होम, यू गो होम। आपने एक बात नोट की होगी कि आई से लेकर यू तक तो कोई एस ई एस की बात नहीं हुई। तो यहाँ आपको एक बात और सीखने की है कि ये एस और ई एस का इजाफा करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये सिर्फ ही, शी, इट के साथ करना है। बाकी जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ हमने नहीं करना, बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ हमने नहीं करना। आई के साथ, दे के साथ, वी के साथ, यू के साथ नहीं करना। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सीधा ही लिखी जाएगी। ही, शी, इट के साथ हमने एस या ई एस का इजाफा करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है ई एस का किसके साथ करना है, एस का किसके साथ करना है। एस कहाँ लगाएंगे? ज़्यादातर जो ऐसे वर्ड्स हैं जिनके जो ई पे एंड हो रहे हैं तो हमें सिर्फ एस का इजाफा करना होता है। और ज़्यादातर ऐसे है कि जो हमारे वर्ड्स ऐसे वर्ड पे एंड हो रहे हैं, जहाँ पे ऐसे लेटर पे एंड हो रहे हैं जहाँ पे ई नहीं आ रहा, तो हम वहाँ पे ई एस का, मोस्टली वहाँ पे ई एस का इजाफा कर रहे होते हैं। जैसे हम कहीं पे लव लिखना हो तो एल ओ वी ई लव है, तो सिर्फ एस लगा के लव्स कर देते हैं, ठीक है। ही लव्स मी, ठीक है। और इसी तरह जैसे गो है, इसका एंड पे ओ पे एंड हो रहा है तो हमें ई एस का इजाफा किया, ना कि एस का। आई होप यहाँ तक आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। अब प्रेजेंट डेफिनेट में नेगेटिव सेंटेंस कैसे लिखते हैं उसको हमने देखना है। नेगेटिव सेंटेंस के लिए वही सब्जेक्ट वैसे अपनी जगह पे, ऑब्जेक्ट वैसे अपनी जगह पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वैसे अपनी जगह पे। एस या ई एस का कॉन्सेप्ट नेगेटिव में ख़त्म हो जाता है। इंडेफिनेट की जब नेगेटिव की बात कर रहे हैं, एस या ई एस का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। उसकी जगह आपकी लेती है यहाँ पे, उसकी जगह कौन लेता है? हेल्पिंग वर्ब। अब यहाँ पे देखें, प्रेजेंट में मैंने कहा था डू डज आएगा। अब यहाँ पे डू आएगा, इस मतलब कि जो भी सेंटेंस लिखा जाएगा या तो डू आ रहा होगा या तो डज आ रहा होगा, ठीक है। जैसे ही डज नॉट गो होम, ही सब्जेक्ट, होम ऑब्जेक्ट, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? गो, ठीक है। और क्योंकि नेगेटिव है तो हमें डू डज के साथ नॉट लगाना पड़ेगा। हमने डू डज में से सिर्फ डज यूज चूज किया, डू क्यों नहीं चूज किया उसकी मैं आपको रीजन बताता हूँ। रीजन ये है कि ही, शी, इट जिनके साथ हम ऑलरेडी एस या ई एस का इजाफा कर रहे थे उनके साथ हम डज लगा रहे हैं, और जो बाकी रिमेनिंग थे उनके साथ हम डू लगा रहे हैं। या इसको इस तरह याद कर लें कि सभी के साथ डू लग रहा है, सभी के साथ डू लग रहा है, क्योंकि ही, शी, इट की वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होता था, वो हम इजाफा डू के साथ जोड़ देते हैं और डज कर देते हैं। ये आपकी समझनी है, जैसे आपको इजी लगे, जैसे आपको याद रहे। ही डज नॉट गो होम, वो घर नहीं जाता है, ठीक है। शी डज नॉट गो होम, वो घर नहीं जाती है। इट डज नॉट गो होम, आई डू नॉट गो होम, मैं घर नहीं जाता हूँ। दे डू नॉट गो होम, वो घर नहीं जाते हैं। वी डू नॉट गो होम, हम घर नहीं जाते हैं। यू डू नॉट गो होम, तुम घर नहीं जाते हो या आप घर नहीं जाते हैं, ठीक है। तो आपने इसका देखा, अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है।
अफर्मेटिव में जैसे सब्जेक्ट था इसमें वैसे सब्जेक्ट, अफर्मेटिव में जैसे ऑब्जेक्ट था वैसे ही ऑब्जेक्ट है, फ़र्क सिर्फ डू डज का आया। ये माइनर सी आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव की, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है उसी को हमने इंटेरोगेटिव बनाना है, बल्कि सवाल या जुमला बनाना है, क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन करने के लिए ठीक है हम क्या करेंगे कि हमारा वही हम डू डज को ना स्टार्ट में ले आएंगे, उसको उसकी जगह से उठाया हम स्टार्ट में ले आए। बाकी जो सेंटेंस है जैसे डू डज को शुरू में ले आए तो बाकी क्या बचता है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब डू डज मतलब कि हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाता है ना तो वो क्वेश्चन कर रहा होता है। जब क्वेश्चन कर रहा होता है तो हमें क्वेश्चन के एंड पे क्या करना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क लगाना ये ज़रूरी हो जाता है हमारा। जैसे मैं कहता हूँ डज ही गो होम, क्या वो स्कूल जाता है। डज शी गो होम, क्या वो स्कूल जाती है। डज इट गो होम, डू आई गो होम, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, ओ सॉरी क्या मैं होम जाता हूँ, स्कूल नहीं है वहाँ पे वर्ड होम था। ठीक है, तो आप समझ चुके हैं कि हेल्पिंग वर्ब जब स्टार्ट में आता है ना तो वो क्वेश्चन कर देता है। ठीक है, नॉट के साथ आ रहा होता है तो सेंटेंस को नेगेटिव कर रहा होता है। सही। अब यहाँ पे एक और जुमला है जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ नहीं शेयर करते स्टार्टिंग क्लासेस में, डबल इंटेरोगेटिव। इसको बताने से पहले कि आप इसको समझे हुए इतना ज़्यादा काम हो गया, इतना ज़्यादा याद करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं है। इधर वापस आता हूँ मैं, पहले हम इसका डिफरेंस देख लेते हैं कि यार ये इंटेरोगेटिव ऑलरेडी क्वेश्चन है, डबल इंटेरोगेटिव भी क्वेश्चन है, तो दोनों क्वेश्चन में कोई फ़र्क तो होना चाहिए। जी बिल्कुल फ़र्क है। यहाँ पे क्या फ़र्क है, कुछ हमारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर यस नो पे ख़त्म हो जाता है। हाँ, आप उसका यस नो के अलावा जवाब दे ही नहीं सकते। ये सारे क्वेश्चंस आप पढ़ें ज़रा, इनका जवाब हाँ या ना है। डज ही गो होम, क्या वो स्कूल जाता है, और सॉरी क्या वो घर घर जाता है, आप कह देते हैं यस, बात खत्म। हाँ जाता है, ये कहते हैं नो नहीं जाता है। ये क्वेश्चन ऐसा है जो डिटेल नहीं ले सकता आपसे कि वो कब घर जाता है, वो कहाँ घर जाता है। ठीक है, तो डबल इंटेरोगेटिव क्या करता है, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आदमी को मजबूर कर देते हैं कि वो यस नो की बजाय थोड़ा डिटेल में आंसर करे। हाँ, इसको याद करना ज़रूरी है। डबल इंटेरोगेटिव में हमें हेल्प करती हैं WH फैमिलीज। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, वोम, हाउ मच। ये सारे जब क्वेश्चन के शुरू में लगते हैं ना तो क्वेश्चन को डबल इंटेरोगेटिव कर देते हैं, और जिससे आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं उसको ये मजबूर कर देते हैं कि यस नो के अलावा थोड़ा डिटेल में आंसर करें। जैसे देखिए ना जुमला, अब इसमें क्या सेंटेंस में कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो फार्मूला लिखा हुआ है इसका ये सेम टू सेम WH फैमिली में भी ये सेम टू सेम है, लेकिन शुरू में WH फैमिली आई कि जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था डज ही गो होम, क्या वो स्कूल जाता है, तो आप कहते हैं हाँ या नो या यस नो। ठीक है, हाँ नहीं। व्हेन डज ही गो होम, अब आप इसका आंसर यस नो नहीं दे सकते कि व्हेन डज ही गो होम, कब वो घर जाता है। ठीक है, कब वो घर जाता है, आप कहते हैं वो सुबह को जाता है, शाम को जाता है, वो डिटेल में आंसर है, लेकिन अगले बंदे को मजबूर कर दिया कि यस नो के अलावा कोई आंसर दे। वोम डज शी गो होम, वो किसके साथ घर जाती है। हाँ ठीक है, व्हेन डज इट गो होम, व्हेन डज आई गो होम, हाउ डू दे गो होम, वो कैसे घर जाते हैं, कैसे। तो डबल इंटेरोगेटिव क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर आपने यहां तक इसको समझ लिया है आगे भी आप इजीली समझ सकते हैं। अभी तक आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखा, हेल्पिंग वर्ब्स को देखा, फिर वर्ब की फॉर्म्स को देखा, फिर आपने देखा अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है, इंटेरोगेटिव क्या है और डबल इंटेरोगेटिव क्या है। इसको एक दफ़ा रिवाइज करें आप वीडियो को पास करके। जी, अब आपने इसको रिवाइज कर लिया, आगे ज़िंदगी बहुत आसान है।
प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। अब सबसे पहले आप ना राइट साइड पे पिक्चर को देखें, जो भी मैं आपका टेंस स्टार्ट करूंगा ना, आपने राइट साइड पे पिक्चर को देखना है, आपका वैसे ही इसका फॉर्मूला बन जाना आपसे कि कंटिन्यू में आपको पता है कि एक तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी और प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस दिल लगेगा। दिल क्या करता है? सांसें बढ़ा देता है, ठीक है। दिल कर रहा है, आपकी ब्लड को पंप कर रहा है, वो काम हो रहा है, वो चल रहा है। इस तरह याद कर लें, क्लियर। क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है तो आपको पता है कि या तो डू डज है, या इज एम आर है, या हैज हैव है। लेकिन जब प्रेजेंट के साथ कंटिन्यू लगता है तो हम इज एम आर यूज करते हैं। अब इतना से याद कर लें, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाता है तो डू डज, जब प्रेजेंट कंटिन्यू में जाता है तो हम इज एम आर यूज करते हैं। इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चीज तो आपको यहां से पता चल गई। ये चीज तो आपको यहां से ही पता चल गई कि हमारे पास एक तो ये यूज होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स, और साथ में जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसका अफर्मेटिव सब्जेक्ट जो फॉर्मूला क्या है, हमेशा की तरह जैसे उसका था कि सब्जेक्ट शुरू में, ऑब्जेक्ट लास्ट में। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी यूज हो रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वही हमने यहाँ पे लिख दिया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं? इज एम आर, वही हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इज एम आर। फॉर्मूला बन गया, गुड। कोई मुश्किल? बस ये पिक्चर को आपने याद करना है। तो क्या होता है इसमें? सब्जेक्ट इज एम आर प्लस वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव क्या होता है? जो नॉट लगाते हैं ना हम, ये इज एम आर के फौरन बाद लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद लगाते हैं। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वो बाकी सारा जुमला वैसे वैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा वैसे के वैसे हेल्पिंग वर्ब के बाद फौरन बाद नॉट लगता है। इसकी एग्जांपल हम देखते हैं आगे। इंटेरोगेटिव में क्या है? जैसे उसका था प्रेजेंट डेफिनेट में कि हेल्पिंग वर्ब्स को हम स्टार्ट में ले आते हैं, शुरू में ले आते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स को अगर हम स्टार्ट में ले आए, देखिए ना, इसको अगर हम स्टार्ट में ले आए तो बाकी क्या बचता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें क्या है? वही तो है, यही तो है वो अपनापन। और डबल इंटेरोगेटिव में जो आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, सेम एज इट इज, कि पूरा फार्मूला यहाँ पे रिपीट हुआ है। शुरू में क्या है? डब्ल्यू एच फैमिली, और क्या चाहिए? कोई मुश्किल? ठीक है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, अब इसकी हम एग्जांपल देख लेते हैं। आई एम वर्किंग, आई एम वर्किंग। अब आई क्या है? सब्जेक्ट है। एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। वर्क क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी से क्या बना? वर्किंग। ऑब्जेक्ट इस सेंटेंस में है ही नहीं। आई एम वर्किंग प्रेजेंट कंटिन्यू की बात कर रहा है। आई एम नॉट वर्किंग, ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? शाबाश, नेगेटिव की। आई एम नॉट वर्किंग, वही सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लग गया। और जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा तो क्वेश्चन बन जाएगा, एम आई वर्किंग, ठीक है। ही इज वर्किंग, ही इज नॉट वर्किंग, इज ही वर्किंग, आई एम गोइंग, आई एम नॉट गोइंग, एम आई गोइंग, ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग, इज ही गोइंग। ये जो आई एम को शॉर्ट में लिखा हुआ है, आप लिखना चाहें तो आई एम पूरा लिख लें, लेकिन ये कैसे इसको शॉर्ट करते हैं इसका भी वे होता है, आप लोगों ने पहले इस बारे में पढ़ा हुआ है। बहरहाल आप फिर अगर नहीं आपका इतना एक्सपीरियंस तो आप शुरू में इसको कंप्लीट भी लिख सकते हैं। ही इज़ नॉट को पूरा लिख सकते हो, ही इज़ आई एस लिख के स्पेस एन ओ टी नॉट ऐसे करके भी चल सकते हो, लेकिन बेहतर होगा आप इसी वे को अपनाएं कि आपने सेंटेंस को शॉर्ट कैसे करना है। अब यहाँ पे आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैंने यहाँ पे बता तो दिया कि इज़ एम आर यूज़ होंगे। इज़ किसके साथ लगेगा यार? एम किस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा? आर किस हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा? तो ये इसका आंसर है कि जब हमारा सेंटेंस ही शी इट के साथ स्टार्ट हो रहा है या ये हेल्पिंग वर्ब आ गए हैं तो हम इज़ यूज़ के फ़ौरन बाद इज़ यूज़ करते हैं। ही शी इट हमारे सॉरी प्रोनाउन है, इसके फ़ौरन बाद अगर हम इज़ यूज़ करते हैं। दे वी आर, दे वी यू के साथ हम आर यूज़ करते हैं, और सिर्फ
आई के साथ हम एम यूज़ करते हैं, ठीक है, आई एम वर्किंग, और ही के साथ हमने इज़ यूज़ करना है, ही इज़ वर्किंग, और दे के साथ हमने आर यूज़ करना है, दे आर वर्किंग, ठीक है। तो ये चीज़ हमें बस यहाँ पे याद करनी है। आगे हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें हम, तो इसमें क्या हो रहा है। पहले तो मैंने बताया था परफेक्ट टेंस में क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये आपको पता है, ठीक है। और क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो उन हेल्पिंग वर्ब में से कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज हो रहा है। डू डज हमने यूज कर लिया था इंडेफिनेट के लिए, इज एम आर हमने यूज कर लिया था कंटिन्यू के लिए, तो कौन सा बचा है, हैज हैव। तो परफेक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, हैज हैव, शाबाश। तो ये मैंने यहाँ पे भी इसका मेंशन कर दिया कि ये इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं। अब आप तो तजर्बाकार होंगे कि पहले सब्जेक्ट आता होता है फिर ऑब्जेक्ट आता होता है, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या होता है, वर्ब की फॉर्म, जो हमें पता चला कि वर्ब की फॉर्म V3 है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है, हैज़ हैव। सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद क्या आ रहा होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो उसकी तरतीब हुई है सेंटेंस की, ठीक है। तो ये किसका सेंटेंस को बता रही होती है कि एक सेंटेंस आपका कंप्लीट हो चुका है, एक काम आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रेजेंट में काम कंप्लीट हो चुका है, इसका ही हमने नेगेटिव करना है तो हम हैज़ हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगाते हैं, वही पूरा सेंटेंस हैज़ हैव के फ़ौरन बाद नॉट लगाते हैं। और इंटेरोगेटिव करना हो तो आप अच्छी तरह जान चुके हैं कि हैज़ हैव, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, इसको अगर स्टार्ट में ले आएंगे सेंटेंस के तो क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव। और अगर डबल इंटेरोगेटिव करना है तो ये फुल सेंटेंस वैसे का वैसे शुरू में WH फैमिली आ जाएगी। अरे आपको तो अब समझ आ गई कि प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट कंटिन्यू हो या प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, ठीक है, हर सेंटेंस की 4 टाइप्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और डबल इंटेरोगेटिव, उसको कैसे बिल्ड करना है आपको सारा पता है। लेकिन आप एक चीज़ को नोट करिएगा कि पिक्चर कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम थोड़े ना इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। आई हैव वर्कड, वर्क क्या है, वर्क की थर्ड फॉर्म है, वर्कड, वर्क के साथ ईडी लग गया, वर्कड। आई क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है जी, आई आपका सब्जेक्ट है। और हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। आई हैव वर्कड, मैं काम कर चुका हूं, एक काम की कंप्लीशन, या आप कह लें कि मैंने काम कर लिया। आई हैवंट वर्क या आई हैव नॉट वर्कड, ठीक है, वही हमारा सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट का, नेगेटिव में आया तो नॉट लग गया किसके बाद, हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद। आई हैव नॉट वर्कड, ठीक है, मैं काम नहीं कर चुका हूं या मैंने काम नहीं किया। हैव आई वर्कड, क्या मैं काम कर चुका हूं, ठीक है। और इसी तरह बाकी सेंटेंसेस, ही हैज़ वर्कड, ही हैज़ नॉट वर्कड, हैज़ ही वर्कड। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट गॉन, मैं नहीं जा चुका हूँ, हैव आई गॉन, क्या मैं जा चुका हूँ, ही हैज़ गॉन, वो जा चुका है, ही हैज़ंट गॉन, वो नहीं जा चुका है, हैज़ ही गॉन। इसको देखें, हैज़ नॉट भी पुकारा जा सकता है, हैव नॉट भी, लेकिन शॉर्ट में पुकारना हो तो हम कहते हैं हैज़ंट, हैवंट। तो अगर आप स्पीकिंग अपनी इंप्रूव करना चाहते हैं तो आपको वर्ड्स को शॉर्ट करके प्रोनाउंस करना आपकी इंग्लिश स्पोकन में फ्लुएंसी लेके आता है, तो बेहतर होगा आप उसको शुरू स्टार्ट से ही ऐसे प्रैक्टिस करें। अब यहाँ पे अगेन एक क्वेश्चन आता है कि भाई हैज़ किसके साथ यूज़ होगा और हैव किस प्रोनाउंस के साथ यूज़ होगा। आई, वी, दे, यू के साथ हमेशा हैव, जैसे हमने यहाँ पे देखा, आई हैव, वी हैव, दे हैव, यू हैव। और ही, शी, इट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, ही, शी, इट के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की, कि प्रेजेंट के अंदर हमने बात की थी कि 4 तरह के काम होते हैं, 3 हमने पढ़ ली है, लास्ट वाला है कि हम अब ऐसे काम की बात कर रहे हैं जो कि कंटिन्यू है, जारी तो है, लेकिन हम बताएंगे कि कब से जारी है भाई, कितने दिनों से जारी है, कितने टाइम से जारी है। ओके, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें, क्योंकि इसमें वर्ड आ गया कंटिन्यू का, और
कंटिन्यू के लिए क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing यूज करते हैं। एक चीज क्लियर होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing यहाँ पे यूज किया, सब्जेक्ट हमारा वैसे के वैसे स्टार्ट में, ऑब्जेक्ट एंड में आता है, ये हमने देख लिया। ओके, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज हैव। ओके, परफेक्ट में भी हम हैज हैव यूज किया करके आए हैं। तो फर्क क्या आया, फर्क आया है बीन का, फर्क आया सिंस फॉर का, ये फर्क आया किसमें, परफेक्ट कंटिन्यू में, ठीक है। अब देखें कि सिंस फॉर क्या, ये बेसिकली टाइम को बता रहा होगा, मजीद जब मैं इसकी एग्जांपल में आता हूँ तो मैं इसको डिटेल में डिस्कस करता हूँ। हाँ, यहाँ पे सब्जेक्ट हैज़ बीन होगा या हैव बीन, हैज़ किसके साथ, हैव किसके साथ आएगा, जो हमने पहले बात पढ़ी हैज़ हैव की उन्हीं के साथ, कि आई के साथ हैव, दे के साथ हैव, ठीक है, यू के साथ हैव, वी के साथ हैव, वाई बाकी ही शी इट के साथ हैज़ यूज होगा। जब भी हमने अब तक किसी जुमले को नेगेटिव में लिख गए तो हमने हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नोट लगाया, बाकी सारा का सारा सेंटेंस सेम एज इट इज है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नोट आया, कुछ भी नहीं हुआ। और इसी को इंटेरोगेटिव करना है तो आपको पता है यार, हेल्पिंग वर्ब उठाओ, उसको लेके आओ स्टार्ट में, बाकी सेंटेंस उस तरह का लिख दो, इसको हटा दें तो क्या बचता है, सब्जेक्ट, तो यहाँ पे है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी बीन, तो यहाँ पे है बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ing, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर, क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि इंटेरोगेटिव क्या होता है हमारा, सवालिया जुमला होता है, सवालिया जुमले के एंड पे आना क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद आता है डबल इंटेरोगेटिव। डबल इंटेरोगेटिव का तो जुगाड़ है ना, सीधी लाइन सेम एज इट इज लिख दें, शुरू में WH फैमिली। अब आप लोग फेमिलियर हैं WH फैमिली क्या होती है, कि किसी भी क्वेश्चन के शुरू में व्हेन, व्हाट, वेयर, वूम, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन, या हाउ मच, क्वेश्चंस को आपने इस तरह करना है, इस तरह प्रोनाउंस करना है कि अगला बंदा यस नो की बजाय थोड़ा डिटेल में आंसर दे आपको। ओके, इन्हीं सारे फार्मूलाज की हम प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे आप चीज़ एक नोट करे होंगे, मैं कि डबल इंटेरोगेटिव के क्वेश्चन नहीं लेके आ रहा यहाँ पे, वो आप खुद भी बना सकते हैं। मैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की थी तब मैं डबल इंटेरोगेटिव को वहाँ पे डिस्क्राइब कर चुका था। अब यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, तो आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, ठीक है, आई हमारा क्या प्रोनाउन है, हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब है, बीन ने साथ में आना था, वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज लिखी थी, क्या, सिंस और फॉर, कि सिंस और फॉर में से भी एक चीज लगेगी। अब यहाँ पे बड़ा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स कि सिंस किसके साथ आएगा, फॉर किसके साथ आएगा, हाय अल्लाह, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, ये सिंस फॉर वाला प्रॉब्लम तो आज हल होगा इंशाल्लाह। अगर हम कभी एग्जैक्ट किसी डेट की बात कर रहे होंगे ना, किसी टाइम की एग्जैक्ट, वो हमारा क्या है, वहां पे हम सिंस यूज कर जाएंगे। इसको हम टेक्निकली कहते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम, कि हमने टाइम को सीधा डायरेक्टली पॉइंट कर दिया। और जब हम किसी टाइम को एग्जैक्ट नहीं बात कर रहे तो हम कहते, या उसके किसी पीरियड की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं पीरियड ऑफ टाइम है, उस वहाँ पे हम फॉर यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 8 o'clock, मैंने तो एग्जैक्ट बताया, तो ये सिंस यहाँ पे यूज़ होगा। मैं कहता हूँ मंडे, एग्जैक्ट बताया, सिंस यस्टरडे, सिंस 1993, सिंस एग्जैक्ट बता रहा हूँ ना, तो जहाँ पे एग्जैक्ट है सिंस है। जहाँ पे आप पीरियड को लेके आते हैं ना, जैसे 2 घंटे 4 घंटे, तो वहाँ पे फॉर यूज़ होगा, 3 दिन 4 दिन 4। बहुत सिंपल समझना है तो मैंने एक लाइन ड्रा की है, मैंने लिखा 1 2 3 4 5। मैंने कहा डायरेक्टली इसको पॉइंट आउट किया, मैंने ये लिखा था कि जैसे कि 1993 लिखा, लेट्स सपोज, डायरेक्टली इस डेट को पॉइंट आउट किया, तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम। वहाँ पे क्या यूज़ होने वाला है, सिंस।
कि कोई टाइम चल रहा था, मैंने कहा 9 बजे सिंस, ठीक है, कोई डेट है तो मैंने एग्जैक्ट बताया कि 2020 सिंस। जब मैं इसमें इंक्लूड कर दूं कि 2 3 4 हाँ इतना पीरियड वो काम होता रहा है, तो वहाँ सिंस नहीं यूज़ होगा, वहाँ फॉर यूज़ होगा। समझ आ रही बात, कि 1 2 2 घंटों से काम हो रहा है, 4 दिनों से काम हो रहा है, तो 4 दिनों में एक बहुत सारा गैप आ गया ना, 4 दिन मिला के, तो पीरियड बना एक, तो वहाँ पे फॉर यूज़ होगा। आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है, या फिर आई हैव बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स। लेकिन अब मॉर्निंग मैंने एग्जैक्ट बात की तो सिंस लगाया, जब मैंने कहा ना फॉर 2 आवर्स की बात की तो मैंने 4 लगाया, क्योंकि वहाँ पे मैंने पीरियड की बात कर दी, ठीक है। और आगे इसको नेगेटिव करना है, आपको पता है आई हैवंट बीन वर्किंग, और जब वही हेल्पिंग वर्क स्टार्ट में आएगा तो क्वेश्चन, वो आपका जो सेंटेंस है वो क्वेश्चन की शेप ले लेगा, हैव आई बीन वर्किंग। और उसी के साथ अगर आप डब्ल्यू एच फैमिली का ऐसा वर्ड जो सूटेबल वर्ड है वो लगाते हैं, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है जिसका आप डिटेल में आंसर जा रहे होते हैं। जैसे whom have I been working, ठीक है, मैं whom have I working since morning, मैं सुबह से किसके साथ काम कर रहा हूँ। समझ पा गए ना, काम कर रहा हूँ, हो रहा हूँ। दूसरा मैं सिंस मॉर्निंग से बता, टाइम भी बता दिया, ठीक है। whom किसके साथ, हैव करके मैंने क्वेश्चन भी ले लिया, क्वेश्चन भी कर दिया। तो इसी तरह इसके बाकी जुमले, ही हैज़ बीन वर्किंग, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग, हैज़ ही बीन वर्किंग, आई हैव बीन गोइंग, आई हैवंट बीन गोइंग, एंड हैव आई बीन गोइंग, ही हैज़ बीन गोइंग, ठीक है। वो जा रहा है, ठीक है, और आगे आप उसका टाइम लगा दें, ठीक है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से जा रहा है, ठीक है। ही हैज़ेंट बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, हैज़ ही बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, क्या वो 2 घंटे से जा रहा है, ठीक है। अगर आपने ये सिंस फॉर नहीं लगाना ना, जैसे यहाँ पे सेंटेंसेस में सिंस फॉर नहीं लगा, ये मैंने इसलिए नहीं लगाया ताकि आपको सिंस फॉर को मैं थोड़ा सी कदर बता दूँ। अगर आपने सिंस फॉर नहीं लगाया तो बेहतर है उसका फार्मूला हैव बीन में ना खपाएं, ना माइंड खपाएं, आप वैसे ही प्रेजेंट कंटिन्यू यूज़ कर लें, क्योंकि आपने टाइम की बात नहीं करनी, आपने कंटिन्यू की बात करनी है, तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में आके ना खपें। अगर आपने टाइम की बात करनी है और किसी काम की कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो फिर आपने प्रॉपर सिंस और फार का यूज़ लाजमी करना है, और ये देखते हुए कि आप वहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं या पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम जो प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट का जितने भी हमारे पास वर्क थे, हम उन सबको देख चुके हैं, डेफिनेट को, ठीक है, उसके साथ हम कंटिन्यू को, उसके साथ हम परफेक्ट को, उसके साथ हम परफेक्ट कंटिन्यू को। तो यहाँ पे आप वीडियो को पास करें और ये सारा लेक्चर यहाँ तक रिवाइज करें। प्रेजेंट के जो जो चारों वर्क स्टेटस मैंने बताया, वर्क आपके स्टेटसेस हैं, इनको देखें, और हर वर्क स्टेटस का आगे फिर फर्दर मैंने जो फॉर उसके फार्मूलाज बताए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव, उनको देखें और साथ में उसकी प्रैक्टिस करें जी। तो अब आपने प्रैक्टिस कर ली है, अब हम बढ़ते हैं आगे पास्ट इंडेफिनिट की तरफ। लेकिन अब प्रेजेंट के वो चारों काम के स्टेटस कंप्लीट हुए, पास्ट इंडेफिनिट की तरफ आए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता है जैसे टेंस चेंज होता है, तो मैं पिक्चर की तरफ आता हूँ। मैंने कहा कि इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, और पास्ट में हेल्पिंग वर्ब या डिड है या वाज वर है, हैड है, ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ यहाँ पे ज़रा इसके फार्मूला की तरफ। फार्मूला में सब्जेक्ट अपनी जगह, ऑब्जेक्ट अपनी जगह, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये क्या, मैंने तो कहा था फर्स्ट फॉर्म, धोखा कर दिया आपके साथ। ये प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। देखिए ज़रा, पूरे जितने टेंसेस हैं 12 के 12, किसी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज हो रही, किसी भी टेंस में, सिवाय एक टेंस के, वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मतलब कि इंडेफिनिट बात होती है
फ्यूचर में, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। इंडेफिनिट की बात होती है पास्ट प्रेजेंट में, तब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। लेकिन जब इंडेफिनिट की बात पास्ट में होती है तो ये वह टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। ये बस आपको याद करना पड़ेगा। और वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव जुमले के लिए है, वरना बाकी जितने इसके जो क्या क्या कहते हैं फॉर्मूलाज है वहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। सिर्फ वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव जुमले के लिए, मुस्बत जुमले के लिए, बस ये याद रखना पड़ेगा। और ज़्यादातर हम बातें जितनी भी करते हैं ना एक दूसरे से बैठ के, हम पास्ट की बातें कर रहे होते हैं। ज़्यादातर अखबार पढ़ लें, ज़्यादातर ये पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे आप देखेंगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही होती है। इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो रहा होता है इसकी सेंस आपको पता है कि यार कि जब इंडेफिनिट में क्या होता है कि ऐसा काम हो रहा होता है जो अनक्लियर होता है। तो ये कहाँ पे काम हो रहा है? पास्ट में। मैं खाना खाता था, या मैं सिगरेट पीता था, मेरी एक आदत थी, मैं पीता था। मैं खेलता था, मैं बैडमिंटन खेलता था, मैं फुटबॉल खेलता था, मैं नहाता था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और भी आप मज़ेदार से जुमले अपने लिए बना सकते हैं। अफर्मेटिव से जैसे ही ये नेगेटिव में आता है जुमला पास्ट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट अपनी जगह ही है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह ही है। मैंने कहा था इंडेफिनिट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। और आपको पता है कि यार नेगेटिव के लिए नॉट लगता होता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। और तो हमने तो इंडेफिनिट के जो पॉजिटिव था, जो अफर्मेटिव जुमला था, उसमें तो हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ किया। तो क्या नेगेटिव में यूज़ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। पास्ट में हम ये डिड वाला जो हेल्पिंग वर्ब है ये इसको यूज़ करेंगे, डिड नॉट। अच्छा, ये जो नेगेटिव में इसका जुमला है ना, अक्सर लोग इसमें ना धोखा खा जाते हैं। कैसे कि डिड लगा के फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर जाते हैं। ये गलत चीज़ है। वो एक मैं देख रहा था पोस्ट, किसी ने ना यही पास्ट में कोई नेगेटिव बात की, नेगेटिव सेंटेंस यूज़ किया। नेगेटिव बात से मुराद ये मेरी कोई गलत बात नहीं, बल्कि सेंटेंस में नॉट का आना है। तो उस बेचारे ने डिड लगा के आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर ली। नीचे कमेंट्स में उन्होंने उसी पे उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया कि आपको इतनी इंग्लिश नहीं आती, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी थी। तो इन चीज़ों को आपने, वैसे तो ये बुरी चीज़ है कि क्रिटिसाइज़ करना, किसी को भी गलती किसी से भी हो सकती है। बहरहाल, तो अगर हम उसको अगर ओवरकम कर सकते हैं तो हम क्यों ना उसको पूरी कोशिश करें अपनी मिस्टेक्स को ओवरकम करने की। खैर, नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट डिड नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, और शॉर्ट में आप इसे डिडंट भी बोल सकते हैं, डिड नॉट को डिडंट। ठीक है। इंटेरोगेटिव में क्या है कि अगर ये हेल्पिंग वर्ब है, इसको स्टार्ट में लेके आएंगे तो बाकी क्या बचेगा? सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ अफर्मेटिव के लिए, बस वहाँ तक ही रखें। ठीक है। और डबल इंटेरोगेटिव में क्या है कि पूरे का पूरा जुमला वैसे का वैसे, शुरू में लगी WH फैमिली, डबल इंटेरोगेटिव तो मज़ेदार है ना फुल। ओके, अब इसकी देखते हैं हम, इसकी प्रैक्टिस करते हैं। आई वर्कड, आई क्या आपका सब्जेक्ट है, वर्कड क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। आई वर्कड, मैं काम करता था। ठीक है, क्या वो काम कंप्लीट हुआ है या अभी भी कर रहे हो, वो देखो ना अनक्लियर बात है, इसलिए हम तो इसे इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन जैसे ही ये नेगेटिव में गया है तो आप क्या देख रहे हैं? आई डिड नॉट, और देखें ये सेकंड फॉर्म थी तो फौरन आके फर्स्ट फॉर्म हुई वर्क। आई डिड नॉट, आई डिडंट वर्क। और जब ये इंटेरोगेटिव में गया तो हेल्पिंग वर्ब फौरन से उठ के फर्स्ट पे आ गई, डिड आई वर्क। क्या मैं वर्क करता था? क्या मैं काम करता था? मैं काम करता था, मैं काम नहीं करता था। डिड आई वर्क, क्या मैं काम करता था? ही वर्कड, वो काम करता था। ही डिड नॉट वर्क, वो काम नहीं करता था। डिड ही वर्क,
क्या वो काम करता था? देखिए क्वेश्चन डिड के यही है यस और नो में, क्या वो काम करता था? हाँ करता था, नहीं करता था। लेकिन जैसे ही इसकी डिड वो लगेगी ना आगे डब्ल्यू एच फैमिली जिसको आप खुद बनाएंगे, तो वो इसका क्वेश्चन ऐसा कर देगा कि अगला बंदा डिटेल में आंसर देगा। जैसे हम कहते हैं वाई डिड ही वर्क, वो क्यों काम करता था? हाँ, अगर इसी अच्छा इंटेरोगेटिव में भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस को लेके आ सकते हैं। जैसे मैं कहता वाई डिड ही नॉट वर्क, ठीक है, वो क्यों काम नहीं करता था? समझ आई बात? ठीक है। आई वेंट, वेंट क्या वर्ब की सेकंड फॉर्म, मैं जाता था। आई डिड नॉट गो, जब डिड लगा है तो वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, क्योंकि ये हमारे पास जो वर्ब है गो, उसके बाद सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गॉन है, गो वेंट गॉन। ठीक है, तो डिड आई गो। अब आप इसको बेहतरीन तरीके से समझ चुके हैं, तो मूव करते हैं पास कंटिन्यू की तरफ। पास कंटिन्यू की बात करें तो हमने हमेशा जब बात की है कंटिन्यू आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा? दिल लग जाएगा, आपका दिल लग जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब हम कौन सा यूज करेंगे? वाज वर्ड। डिड तो हमने यूज कर लिया ना, इंडेफिनेट के लिए, यहाँ पे हम यूज करेंगे वाज वर्ड, वाज वर्ड हम यूज करेंगे। ठीक है जी। और अब हम आते हैं इसके फॉर्मूला की तरफ। अफर्मेटिव, सब्जेक्ट अपनी जगह पे, ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे। हमें पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगनी, तो हमने लगा दी। हमें पता है हेल्पिंग वर्ब या तो वाज लगेगा या तो वर लगेगा। ठीक हो गया जी। और नॉट नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लग रहा होता है, बाकी शुरू वाला और आखिर वाला सेंटेंस वैसे का वैसे ही होता है जैसे अफर्मेटिव का होता है। क्लियर? और इंटेरोगेटिव में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब जो आपका वो जल्दी से दौड़ के शुरू में आ जाता है, बाकी सेंटेंस आपका वैसे का वैसे, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। और डबल इंटेरोगेटिव में क्या? पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे, शुरू में डब्ल्यू एच फैमिली आ गई। ठीक हो गया जी। इसकी हम एक्सरसाइज देख लेते हैं। देखें, आई वॉज वर्किंग, आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। वर्किंग ने बता दिया काम हो रहा है, वाज ने बताया कि वो पास में हो रहा था। आई कौन कर रहा था? मैं कर रहा था। अब यहाँ पे एक ना चैलेंज आता है, जब जब हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे ना दो एक से ज़्यादा, तो वहाँ पे लाजमी चैलेंज होगा कि भाई वाज कहाँ से किसके साथ लगेगा, वर किसके साथ लगेगा, इस किसके साथ, एम किसके साथ, आर किसके साथ, डिड किसके साथ, डू किस सॉरी डिड तो एक ही था, डू किसके साथ, डज किसके साथ। तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि आई, ही, शी, इट, इन सब के साथ वाज यूज़ होगा। मतलब कि जितने सिंगुलर है ना उनके साथ वाज है, जितने प्लूरल हैं वो उनके साथ वर है। दे वर, दे में बंदे ज़्यादा है ना, वी वर बंदे ज़्यादा वर। ठीक है, स्पेलिंग भी ज़्यादा हो गया। ठीक है, यू वर, यू हम एक बंदे को भी कह सकते हैं, ज़्यादा बंदों को भी यू का वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे हम कहते हैं ना हम अपनी उर्दू ज़बान में कि तुम हम बात करते हैं तो एक बंदे को, लेकिन ज़्यादा होते हैं हम कहते हैं आप, या किसी एक बंदे को भी हम एहतरामन आप बुला रहे होते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में आप तुम का एक ही वर्ड है यू। क्लियर? तो आपने इसकी एक्सरसाइज देख ली, इसको अच्छे से आप रिवाइज करें। हम नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ना, अब आपको सब कुछ आता है, मैं ना भी बोलूँ आप समझ जाएंगे। अब आपको हर चीज़ पता है कि हमने सबसे पहले क्या करना है। यहाँ पे परफेक्ट टेंस है, अगर यहाँ पे अगर पास्ट परफेक्ट है तो चाहे परफेक्ट पास्ट में चाहे परफेक्ट किस में आए, प्रेजेंट में आए, परफेक्ट की फॉर्म कौन सी यूज़ होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्योंकि पास्ट की बात कर रहे हैं, डिड ऑलरेडी यूज़ हो गया, वाज वर ऑलरेडी यूज़ हो गया, तो कौन रह गया था? हैड। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? हैड। सब्जेक्ट अपनी जगह, ऑब्जेक्ट अपनी जगह, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने कहा था यूज़ होनी, वो यूज़ हो रही है। हैड यूज़ होना है तो हैड यूज़ हो रहा है। क्लियर? तो ये सेंटेंस जब हम फॉर्मूले को इस तरह लिखेंगे और अपनी बात कहेंगे तो उससे मतलब क्या जाएगा? सोचें क्या जाएगा। अब हैड किसकी हेल्पिंग वर्ब है? पास्ट का, ही तो पता चल रहा है कि यार ये पास्ट की कोई बात हो रही है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म बता रही परफेक्ट का। परफेक्ट वहाँ पे यूज होता है जब एक कंप्लीशन हो जाए कि यार माजी में एक काम कंप्लीट हुआ है उसके बारे में बता रहे हैं, तो भाई ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। ये सेंस है इसकी।
बजाय कि आप वही इसको रट्टा मारें, ठीक है, चुका था, चुके थे, ठीक है, किया, मर्जी आपकी, वो जैसे आप याद करना चाहें इसको। इंटरोगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा, और डबल इंटरोगेटिव में क्या होगा कि पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे, शुरू में WH फैमिली। और इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं हम, ये इसकी एक्सरसाइज है, ठीक है। क्योंकि हैड एक हेल्पिंग वर्ब है तो इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं कि आई किसके साथ, ही किसके साथ, हाँ वही किसके साथ, एक ही उसका हेल्पिंग वर्ब है तो सबके साथ हैड नहीं आना है। आई हैड वर्क, मैं काम कर चुका था। आई हैड डिडंट वर्क, सॉरी, आई हैड नॉट वर्क, हैडेंट कह सकते हैं। आई हैड नॉट वर्क, मैं काम नहीं कर चुका था। हैड आई वर्कड, क्या मैं काम कर चुका था। वूम हैड आई वर्कड, किसके साथ मैं काम कर चुका था, ठीक है जी। वेयर हैड आई वर्कड, कहाँ मैं काम कर चुका था। तो बाकी सेंटेंसेस भी आप उनको देख लें। ही हैड वर्क, वो काम कर चुका था। आई हैड गॉन, मैं जा चुका था। ही हैड गॉन, वो जा चुका था, ठीक है जी। बाकी उनके नेगेटिव और साथ में इंटरोगेटिव हैं। अब पास्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात करते हैं कि ज़माना माजी में एक काम हो रहा था, वो काम कब से हो रहा था, सही। तो भाई अगर जब भी हमने कंटिन्यू की बात की है तो क्या लगाया है, कंटिन्यू कहता है कि अगर कंटिन्यू की बात करनी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दें, दिल लगा दें, ING लगा दें, सांसें लगा दें, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट अपनी जगह, ऑब्जेक्ट अपनी जगह, क्लियर, ठीक है। कंटिन्यूटी के लिए क्या किया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING लगा दिया। नई बात इसमें क्या है, ये चीज़ और सिंस फॉर। अब सिंस फॉर का तो आपको अंदाज़ा हो चुका है कि भाई जब हम परफेक्ट कंटिन्यू को मिलाते हैं तो सिंस फॉर में लगाना पड़ता है, या तो सिंस या तो फॉर। और यहाँ पे क्या आ रहा है, लास्ट टाइम भी हमने जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की बात की तो वहाँ पे बीन यूज़ हुआ था, यहाँ पे भी बीन यूज़ होगा। वहाँ पे बीन यूज़ हुआ था हैज़ हैव के साथ, यहाँ पे क्योंकि हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, हैड के साथ, हैड बीन, हैड बीन, ठीक है। तो ये इसका क्या है, फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर। और नेगेटिव में लेके आते हैं तो क्या होता है, हैड बेसिकली हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, फ़ौरन साथ लगता है, तो हैड नॉट बीन आएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, बाकी फार्मूला सेम टू सेम है, ये सारे का सारा वैसे का वैसे, सब्जेक्ट वैसे का वैसे, ठीक है। हैड बीन के बीच में क्या गया, नॉट, ठीक है जी। पर इंटेरोगेटिव करते हैं तो देखिए ना, हैड बेसिकली है हेल्पिंग वर्ब, तो इंटेरोगेटिव के लिए पूरे ने जंप नहीं करना, सिर्फ हैड ने जंप करना है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, नॉट आ रहा है तो नॉट आएगा, नहीं आ रहा तो नहीं आएगा, वरना बीन आएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट, वही सेम एज इट इज सीक्वेंस फॉलो होगा। और डबल इंटेरोगेटिव की तो क्या ही बात है कि सेम सेंटेंस वैसे का वैसे, शुरू में आ गई WH फैमिली, ठीक है जी, फैमिली 420 आ गई। ओके, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, आपको पता है हैड बीन आएगा इसके अंदर, ठीक है। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड टाइम का जो मैंने पहले आपको डिस्कशन की थी, सेम वही डिस्कशन है कि भाई जब हम एक टाइम को एग्जैक्ट टारगेट कर रहे हैं, जैसे 8 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, 11 o'clock, किसी सन को 1943, 1938, मॉर्निंग, यस्टरडे, टुनाइट, टुमारो, तो इन सब के साथ हम सिंस लगा रहे होते हैं कि हम एक टाइम को पॉइंट कर रहे होते हैं। तो हम पीरियड की बात करते हैं जहाँ पे हम कुछ टाइम को आपस में मिला लेते हैं, जैसे 2 hours, 3 hours, 2 days, 4 days, मैनी डेज, तो हम वहाँ पे हम फॉर यूज़ कर रहे होते हैं। खैर, आई हैड बिन वर्किंग, मैं काम कर रहा था, सिंस 1998 से मैं काम कर रहा था, समझ आ गई बात। उसी को हम नेगेटिव में लेके जाते हैं, आई हैड नॉट बीन वर्किंग सिंस 1993, हैड आई बीन वर्किंग, और साथ में डबल इंटरोगेटिव करना है, तो WH फैमिली को, किसी भी वर्ड को आप साथ में मिलाएं जो आपको सेंस दे रहा है यहाँ पे,
जानना क्या चाह रहे हो? हैड आई बीन वर्किंग, वो हैड आई बीन वर्किंग, मैं किसके साथ काम कर रहा था माजी में, ठीक है। वैसे ही हैड बीन वर्किंग और साथ में सिंस फार का बखूबी जानते हैं कि कैसे इस्तेमाल करना है। ही हैड बिन वर्किंग, ही हैड नॉट बिन वर्किंग, साथ में सिंस फॉर लाजमी लगाएं, मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं चाह रहा था आप लगाएं, और साथ में आप लोगों ने डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को भी देखना है। अभी हम बचाए कि यहाँ पे फ्यूचर को स्टार्ट करें, प्लीज़ आप वीडियो को पास करें और पास्ट के अंदर जो हमने 4 काम किए हैं, इंडेफिनेट को देखा है, कंटिन्यू को देखा है, परफेक्ट को देखा है, परफेक्ट कंटिन्यू को देखा है, तो उनको एक दफ़ा रिवाइज करें। जी, आई होप आपने रिवाइज कर लिया होगा। अब हम फ्यूचर इंडेफिनेट की तरफ बढ़ते हैं। सिर्फ हमारे पास यहाँ पे 4 टेंसेस बाकी हैं जो हम, और इंशाल्लाह आज हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। और कहा जाता है कि इंग्लिश का 70% इसके टेंसेस हैं, तो आपका इंग्लिश का 70% आज इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनेट की बात करते हैं। इनडेफिनेट ने कहा कि जब भी मैं आऊँगा तो क्या करके आऊँगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आऊँगा। फ्यूचर क्या कहता है कि मैं हेल्पिंग वर्ब जो लगाऊंगा ना वो विल शैल लगाऊंगा। भाई ये तो काम बात हुई बड़ी ही आसान, आपकी बात हमारी क्या हुई, बहुत आसान हुई। अब हम क्या देखते हैं, इसका फार्मूला देखते हैं। सब्जेक्ट वैसे का वैसे, ऑब्जेक्ट वैसे का वैसे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी लगी, विल शैल लगना है लग गया, मुश्किल क्या, कुछ भी नहीं। और नॉट कब लगता होता है, हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद। इंटरोगेटिव क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जंप करके शुरू में आ जाता है। डबल इंटरोगेटिव क्या है कि वो सेंटेंस पूरे का पूरा वैसे WH फैमिली लग जाती है। अब तो आपको मुझे समझाने की ज़रूरत ही नहीं, अब तो आपको सब कुछ आता है। अब इसकी क्या करते हैं, हम इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि अब अगेन हेल्पिंग वर्ब 2 आए हैं, हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पे 2 आए, विल शैल, तो यहाँ पे अगेन क्वेश्चन होता है कि भाई विल किसके साथ, शैल किसके साथ, आई वो के साथ, वी के साथ शैल लगाते हैं हम, और यू दे ही शी इट के साथ हम विल लगाते हैं। लेकिन यहाँ से एक और छोटी सी बात याद कर लें। बेशक यहाँ पे लिखा है कि आई के साथ शैल लगाना है, वी के साथ शैल लगाना है, एग्जाम्पल्स में भी यही चीज़ें हैं, लेकिन आप आई के साथ विल, वी के साथ विल लगा सकते हैं। कब? जब आपने अपनी बात को इम्फसाइज करना हो, जोर देना हो, ठीक है। जैसे मैं कहता हूँ आई शैल गो, ठीक है, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, एक नॉर्मल बात है। इसमें आपने इम्फसाइज करना है, जोर डालना है, तो आप इस तरह भी कह सकते हैं आई विल गो, आई विल गो, मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। जैसे आप किसी को जोर दे के कह रहे हो मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा, ठीक है। तो आप समझ पा रहे हैं, तो ये इसका खेल है। वैसे नॉर्मली शैल आई के साथ शैल, वी के साथ शैल यूज़ करते हैं जब आपने ज़्यादा इम्फसाइज देना हो, अपनी बात पे जोर देना हो, तो आप आई वी के साथ विल यूज़ कर सकते हैं। तो आई शैल गो, आई शैल नॉट गो, शैल आई गो, वी शैल गो, वी शैल नॉट गो, शैल वी गो, यू विल गो, यू विल नॉट गो, विल यू गो, ही विल गो, वो जाएगा, विल नॉट गो, वो नहीं जाएगा, विल ही गो, क्या वो जाएगा, वाई विल ही गो, वो क्यों जाएगा, ठीक है। वेयर विल ही गो, वो कहाँ जाएगा, ठीक है। वो विल ही गो, वो किसके साथ जाएगा, ठीक है। शी विल गो, शी विल नॉट गो, विल शी गो, इट विल गो, इट विल नॉट गो, विल इट गो, दे विल गो, दे विल नॉट गो, विल दे गो। तो अब आप इसकी एग्जांपल अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की तरफ। तो कंटिन्यू की जब भी बात आई है, ठीक है, तो दिल की बात ज़रूर आई है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा दें, दिल लगा दें, सांसें लगा दें, ING लगा दें, ठीक है। फ्यूचर की बात हो रही है तो भैया विल शैल नहीं चलना है। हाँ ये है कि फ्यूचर कंटिन्यू की बात होती है तो विल शैल के साथ बी का एक इजाफा हो जाता है कि सब्जेक्ट वैसे ही, ऑब्जेक्ट वैसे ही, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING वैसे ही, विल शैल वैसे ही, लेकिन आप बी लगाते हैं साथ में, विल बी, शैल बी, ये आप लगाते हैं। लेकिन मेन इसमें हेल्पिंग वर्ब विल शैल ही है, ठीक है।
तो जो नॉट लगता होता है वो अपने हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद लगता है, उसने बी को भी आगे धकेल दिया, ठीक है। और जब इंटरोगेटिव की बात आएगी तो यही विल शैल भाग के शुरू में जाएंगे, और जब डबल इंटरोगेटिव की बात आएगी तो पूरा सेंटेंस वैसे का वैसे WH फैमिली आ जाएगी। अब इसकी देख लेते हैं हम एग्जांपल्स। चलें जी, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब इसमें विल किसके साथ लगेगा, विल भी शैल भी किसके साथ लगेगा, वो वही उसका एक ही रूल है, फ्यूचर का पूरे का एक ही रूल है कि आई विल के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल। जैसे आई शैल बी गोइंग, ठीक है, मैं जा रही, सॉरी मैं जा रहा हूँगा या मैं जा रही होंगी, ठीक है। आई शैल नॉट बी गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँगा, शैल आई बी गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँगा, ठीक है। व्हेन शैल आई बी गोइंग, मैं कब जा रहा हूँगा, ठीक है। वी शैल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे। वी शैल नॉट बी गोइंग, हम नहीं जा रहे होंगे। शैल बी गोइंग, क्या हम जा रहे होंगे। देखें जहाँ आई हुई की बात आई तो शैल चला आ रहा है, जहाँ यू ही शी इट दे आ रहा है तो वहाँ विल आ रहा है। इन सेंटेंसेस को आप एक नज़र खुद भी देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। तो अब तक तो आप अच्छी तरह समझ चुके होंगे इस टेबल का बड़ा ही कमाल है टेंसेस को याद करने में, ठीक है। तो परफेक्ट की जब बात आती है तो वो अपना वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाता है। फ्यूचर की बात है तो विल शैल तो कहीं नहीं गए। हाँ ये है कि विल के साथ जैसे कि कंटिन्यू में बी लग गया था तो परफेक्ट में हैव लग जाता है। हैज़ हैव का भी चक्कर नहीं, सिर्फ हैव। यहाँ पे चक्कर है तो विल शैल का आपस में, कि विल ने किस कहाँ लगना है, शैल ने कहाँ पे लगना है। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो साथ में सिर्फ हैव आएगा, या विल हैव आएगा, या शैल हैव आएगा। सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, परफेक्ट ने कहा मेरी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो, लगा दी गई। विल शैल ने तो आना ही आना है, साथ में हैव आ गया, ये इसका सब्जेक्ट सेंटेंस बन गया। इसकी थीम क्या है, इसका सेंस क्या है, इसका आइडिया क्या है, वो भी देख लें कि फ्यूचर में एक ऐसा काम जो काम कंप्लीट होना है, ठीक है। फ्यूचर में कोई काम कंप्लीट होना है, उसकी हम एक तरह से उसके बारे में बता रहे हैं। और जब हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस में लेके आना है तो मेन क्योंकि ये है इसके हेल्पिंग वर्ब, तो उसके फ़ौरन बाद ये हैव नॉट बाय मिस्टेक लिखा गया है, ये असल में है नॉट हैव, ठीक है। ये नॉट हैव है, नॉट हैव, ये एन मैंने अपनी तरफ से लिखा है, एच बना हुआ है, नॉट हैव, ठीक है जी। क्योंकि नॉट ने हमेशा अपने रियल जो उसका हेल्पिंग वर्ब है उसके फ़ौरन बाद लगना होता है। और इंटेरोगेटिव की जब बात करते हैं तो विल शैल स्टार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या वही, या तो सिर्फ हैव आ रहा होगा अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस पॉजिटिव है, अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या है नेगेटिव है तो नॉट हैव आ रहा होगा। बहरहाल यहाँ पे हम हैव लगा देते हैं फिल वक्त के लिए, क्योंकि हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो नेगेटिव सेंटेंस, वो क्वेश्चन सेंटेंस भी पॉजिटिव है। अगर हम बात करेंगे उसकी डबल इंटेरोगेटिव की, तो देखिए इंटेरोगेटिव का सेंटेंस वैसे का वैसे पूरे का पूरा रिपीट हो रहा है। शुरू में क्या आ रहा है, WH फैमिली आ रही है। खैर इससे तो आप अच्छी तरह फेमिलियर हैं। अब हम बढ़ते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। देखें आई शैल हैव गॉन, ये यहाँ पे बात ख़त्म हुई है। वैसे तो बाकी बात को बढ़ाना हो तो मज़ीद आप बढ़ा सकते हैं कि आई शैल गो, आई शैल हैव गॉन, मैं जा चुका होऊंगा। वैन गजाला कम्स, ये ऐसी बात को बढ़ाया, जब गजाला आएगी, जब गजाला आएगी, ठीक है। लेकिन यार देखें ना, जब नेगेटिव की बात हुई तो शैल के फ़ौरन बाद नॉट लगा, ठीक है। आई शैल नॉट हैव गॉन व्हेन गजाला कम्स, शैल आई हैव गॉन होम, क्या मैं जा चुका हूँगा जब गजाला आएगी, ठीक है। तो इसी तरह ये सारे चुलबुले से सेंटेंसेस हैं। वी शैल, यहाँ पे वी, यू, ही, शी, इट के साथ सेम बात हुई है, तो इसको एक दफ़ा आप पढ़ लें। अब हम पढ़ते हैं आज के लास्ट टेंस की तरफ, और इस तरह हमारे जो ये 12 टेंसेस कंप्लीट हो गए हैं। अगर हम इसको पढ़ लेते हैं तो आए ज़रा परफेक्ट कंटिन्यू की तरफ आते हैं, प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की तरफ आते हैं। कंटिन्यू की जहाँ बात हुई है तो क्या आ गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, जी ठीक है। विल शैल ने तो आना ही आना है, मेन है विल शैल। हैव बीन, यहाँ पे इसका इजाफा हो गया,
बीन वैसे अगर हम बात सोचें तो चाहे वो था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस था तब भी बीन आया, पास परफेक्ट कंटिन्यू था तब भी बीन आया, तब भी सिंस फॉर आया। तो ये कैसे हो सकता है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो तब भी बीन और सिंस फॉर ना आएंगे? ठीक है, यहाँ पे भी करण अर्जुन आएंगे, सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा, विल शैल ने तो आना ही आना है, हैव बीन साथ में उन्हें लेके आए हैं, सिंस फॉर ने आना है क्योंकि ये कंटिन्यूटी की बात करेगा। और इसका थीम समझ लें कि फ्यूचर में हम ऐसी बात करने वाले हैं कि फ्यूचर में हो रही होगी। फिर हम ये भी बता रहे हैं कि वो जो फ्यूचर में काम हो रहा होगा वो कब से चल रहा होगा। इतनी ही हमने, वैसे ये टेंस है ना ज़्यादातर नहीं इतना यूज़ होता, लेकिन बाकी टेंसेस ज़्यादा यूज़ होते हैं। बहरहाल ये फ्यूचर की जो मैंने दोनों बातें की ना, फ्यूचर परफेक्ट की या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, ज़्यादातर ही टेंस इतने यूज़ नहीं होते, लेकिन अक्सर जो आप एग्ज़ाम्स देते हैं तो वहाँ पे आपको फंसाते ही इन्हीं टेंसेस में। ठीक है, तो इनको तैयार करना बहुत ज़रूरी है। खैर, नेगेटिव की बात करें तो नॉट ने तो कहता है कि नहीं, ये भी फिर मुझसे अगेन मिस्टेक हुई है, ये कि नॉट ने हमेशा अपने ओरिजिनल जो उसका है हेल्पिंग वर्ब जो कि विल और शैल है उसी के साथ इसने आना है। तो यहाँ क्या बनना है, नॉट फिर हैव फिर बीन। आई एम सॉरी कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कराना पड़ा मुझे। ठीक है, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, वो सेम सब्जेक्ट सेम चीज़ सारी की सारी। ठीक है, सिर्फ नोट का आया यहाँ पे, हैव बीन भी वैसे का वैसे। इंटरोगेटिव में क्या होता है कि हमारा जो ओरिजिनल है हेल्पिंग वर्ब है वो स्टार्ट में चला जाता है, बाकी पूरा का पूरा सेंटेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक है वो देखें वो सेम एज इट इज़ आया हुआ है। जब डबल इंटरोगेटिव की बात करते हैं फिर विल शैल बी और पूरा सेंटेंस सेम टू सेम, शुरू में WH फैमिली आ जाती है। और अब हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जब बात करता है आई के साथ, ठीक है, तो आई शैल हैव बीन वर्किंग सिंस मई 13। देखें, मैं काम कर रहा हूँगा कब से, 13 मई से। ठीक है, तो देखें 13 मई एग्जैक्ट डेट थी, पॉइंट ऑफ टाइम था तो सिंस लगा। ठीक है, अगर यहाँ पे पीरियड ऑफ टाइम होता जैसे कि वर्किंग, आई शैल हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours, 2 घंटे से, फॉर 10 days, 10 घंटे से, पीरियड को लेके आते तो हम फॉर लगाते हैं। बाकी इसका नेगेटिव क्या होगा, आई शैल नॉट, मैंने बताया था ना कि आपका जो है हेल्पिंग वर्ब है नॉट हमेशा उसके साथ डायरेक्टली लगता है। ठीक है, आई शैल नॉट हैव की यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, बहरहाल आप समझ तो गए, आप तो माशाल्लाह बड़े समझदार हैं। आई शैल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस मई 13, और फिर बाकी क्वेश्चन में जाना है शैल आई हैव, शैल आई यहाँ पे लाजमी आएगा, नो बिल्कुल ऐसे ही, शैल आई हैव बीन वर्किंग सिंस मई 13, तो आप समझ चुके हैं। वी शैल हैव बीन वर्किंग सिंस मई 13, वी शैल नॉट हैव बीन वर्किंग, शैल वी हैव बीन वर्किंग सिंस मई 13। तो ये हमारे 12 टेंसेस थे। आई होप आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई बुक लें, जैसे कि मैं आपको एक बुक रेकमेंड भी कर देता हूँ। ठीक है, टेंसेस मेड इजी एक बुक है, इफ़ज़ाल अनवर मुफ्ती साहब की है। ठीक है, कौमी कुतुब खाना आपको अगर लेनी है तो कौमी कुतुब खाना से आपको फ़िरोज़पुर रोड लाहौर से मिल जाएगी, इसको आप ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इस तरह के डिफरेंट आप पैरास को उठाएं, उनको ट्रांसलेट करें। एक इसकी टिप देता हूँ स्पोकन के लिए, राइटअप के लिए भी, कि आज का पूरा दिन जो आपने गुजारा है, शुरू से लेकर जब से आँख खुली है और जब तक आँख बंद होनी है, मतलब कि क़यामत तक नहीं, आज के दिन की, तो वो सारा दिन प्रेजेंट में लिखें और उसको बोलें। फिर उसका उस तरह उसे तैयार करें कि आप किसी को भी ओरली बता सकें। फिर उस अगले दिन आप वो पिछले दिन को पूरा को दोबारा लिखें, क्योंकि वो गुजर गया था तो पास्ट हो गया, तो उसको पास्ट टेंस के मुताबिक लिखें।
सारी बातों को, और उसको बोलें। फिर आप उस दिन नेक्स्ट डे के बारे में लिखें, फ्यूचर की बात करें। तो इस तरह आपके तीनों पास्ट, परफेक्ट, प्रेजेंट, जुबान पे चढ़ गया ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों में बोलना आ जाएगा। और ज़्यादातर आप पूरा दिन जब लिखेंगे ना, उसमें एक एक चीज़ लिखेंगे, आप ज़्यादातर वही अपने कामों को रिपीट कर रहे होते हैं। तो आप अपनी इंग्लिश बोलने की जो आपकी कैपेसिटी है उसको बढ़ा रहे होंगे, अपने मज़ीद वर्ड्स को लेके आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और आपको इससे बेनिफिट हुआ है, ठीक है, नहीं भी हुआ, आप मेरे लिए दुआ लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।